औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर। लेक्चर नंबर 14 एंड 15 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों की पोस्ट देखी थी और कुछ सीनियर्स थे या सीनियर बराए नाम थे जो कह रहे थे कि आपको हम शॉर्ट नोट्स देते हैं एमजीटी के, या फिर पास्ट पेपर लेने हैं तो आ जाए। कभी भी पास्ट पेपर्स में से नहीं आता एमजीटी का पेपर। एमजीटी का पेपर आपका कॉन्सेप्ट वाइज आता है, एक दो डेफिनेशंस होती हैं, बाकी आपके सारे एमसीक्यूज़ जब आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कोई 10 आपके एमसीक्यूज़ डेफिनेशंस में से आ जाएं, वरना आपका कॉन्सेप्ट आता है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि हम लेक्चर लें, शॉर्ट लेक्चर लें, ये वीडियो की लेक्चर लें और उसके बाद अपने हैंड आउट्स को पढ़ें। जब आप शॉर्ट हैंड आउट्स पढ़ लोगे, आप डेफिनेशंस को पढ़ लोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप हैंडआउट्स को नहीं पढ़ोगे आपका एमजीटी क्लियर नहीं होगा, इसको जहन में रखिएगा। और एमजीटी 501 बहुत मुश्किल है वैसे भी, और ख़ुद से हैंडआउट्स पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके 3-4 घंटे एक लेक्चर पे लगेंगे समझने में। तो बेहतर तरीका यही होता है, लेक्चर पहले लिया जाए और उसके बाद हैंडआउट्स को रीड कर लिया जाए। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम जॉब को स्टडी करते हैं और इसके अलावा जॉब्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक प्रोसेस है और इसको हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। आपकी पहली डेफिनेशन भी यही है। पर्पज़ इसका क्या होता है, हमें इसके ज़रिए से पता चलता है कि मेजर ड्यूटीज़ क्या हैं और उन ड्यूटीज़ में एक्टिविटीज़ कौन सी इन्वॉल्व हैं, कंडीशन कौन सी हैं जिनके अंदर काम करना है हमने। तो यही यहाँ पे 2 पॉइंट दी हुई हैं। पर्पज़ ऑफ जॉब एनालिसिस इज़ टू नो और टू आइडेंटिफाई और टू एक्वायर major duties or activities required, conditions under which the job is performed. So, this process help us to learn the following concept. ये जो प्रोसेस है ये हमारी मदद करता है कि हम जान सकें जॉब को, यानी कौन सी जॉब परफॉर्म होनी है, ग्रुप ऑफ टास्क कौन से हैं, इसके अलावा पोजीशन क्या होती है। पोजीशन का मतलब होता है टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टास्क क्या होते हैं, टास्क मीन अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल वर्क एक्टिविटीज़ कंपोज्ड ऑफ मोशन। और ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी में हमारे पास ग्रुप ऑफ सेवरल टास्क होते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर डिफरेंस आ जाए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब, टास्क एंड ड्यूटी। सुनने में तीनों चीज़ें एक सी हैं जी, जॉब भी वही है, टास्क भी वही है, ड्यूटी भी वही है। नहीं, जॉब हमारे पास आती हैं ग्रुप ऑफ टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल। जितने सारे टास्क होंगे गोल तक पहुंचने के लिए, वो सारे टास्क जॉब कहलाते हैं। और जब हम सिर्फ एक टास्क की बात करते हैं तो वो टास्क होता है अ डिस्टिंक्ट एंड आइडेंटिफाइबल वर्क एक्टिविटी। जब एक वर्क एक्टिविटी की बात होगी तो वो हमारे पास हमारा टास्क होगा। ड्यूटी में ग्रुप ऑफ टास्क है। रिमेंबर, सारे टास्क मिलकर जॉब बनाते हैं, एक वर्क एक्टिविटी टास्क बनाती है और सेवरल जो ग्रुप हैं टास्क के वो हमारे पास ड्यूटी बनाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, और ये है हमारा कि जॉब एनालिसिस डिफाइन। जॉब एनालिसिस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और बताया गया है कि उसकी मतलब वजाहत की गई है। सिस्टमेटिक प्रोसेस है कलेक्टिंग एंड मेकिंग जजमेंटल अबाउट ऑल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब। जॉब के हवाले से जितने भी फैसले लेने होते हैं वो जॉब एनालिसिस के ज़रिए से हम लेते हैं और हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हम ये जान पाते हैं कि कौन सी ड्यूटीज़ होंगी और किस नेचर की जॉब्स होंगी जिनको एक बंदे ने परफॉर्म करना है या कई बंदों ने, और हमें कौन से लोग चाहिए उन कामों को परफॉर्म करने के लिए, मतलब किस सलाहियत के और किस तरह के लोग होने चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद हम बताते हैं कि रीज़न क्या हैं, रीज़न फॉर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। तो बेसिक रीज़न इसके ये हैं कि स्टाफिंग के लिए चाहिए, और मतलब हमें जब स्टाफिंग करनी है हमने कि कौन सा बंदा
कौन सा काम करे और कितने बंदे कौन सा काम परफॉर्म करें, तो वो हमारे पास हम एज एन एनालिस्ट हमें पता हो कि ये जॉब जो है इस तरह का बंदा कर सकता है और इतने बंदे कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि सामने वाले बंदे में वो चीज़ें नहीं हैं, तो इसके ज़रिए से जॉब एनालिसिस के ज़रिए से हमें पता चलता है कि किस तरह की हमने ट्रेनिंग करनी है और किस तरह से डेवलपमेंट करनी है, कंपनसेशन किस तरह के हम देंगे और कंपनसेशन एंड बेनिफिट किस तरह से मतलब हम देंगे और कौन से देंगे। जॉब एनालिसिस के ज़रिए से हम जानते हैं, और सेफ्टी एंड हेल्थ, और इसके अलावा है एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशनशिप, लीगल कंसिडरेशन, जॉब एनालिसिस बॉटम। ये सिर्फ अगर बंदा नाम भी पढ़ ले, बंदे को पता चल जाता है कि रीजंस क्या होती हैं जॉब एनालिसिस की। टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन के किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है जॉब एनालिसिस के लिए, तो इसमें हमें एज एन एनालिस्ट हमें पता हो कि हमें कौन सी मशीन्स चाहिए होंगी, कौन से टूल्स चाहिए होंगे, कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे, वर्क एड्स कौन से चाहिए होंगे उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, या उस जॉब के लिए कितने अहम हैं। ये इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन एक जॉब को लेके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन जॉब एनालिसिस शुड आंसर। वो कौन से सवालात हैं जिनका जो जॉब का तज्जिया है, जॉब एनालिसिस है, वो उनका जवाब देता है। तो वो हमारे पास हैं कि व्हाट फिज़िकल एंड मेंटल टास्क डज द वर्कर अकम्प्लिश। कौन से काम हैं जिनको लागू करेगा, हाँ वो जिस्मानी हो या ज़हनी हो। व्हाट डज़ द जॉब हैव टू बी कम्प्लीटेड, वेयर इज़ द जॉब टू बी अकम्प्लिश, ये जॉब कहाँ पर लागू होगी। हाउ डज़ द वर्कर डू द जॉब, और जो वर्कर है वो किस तरह से इस काम को करेगा। वाई इज़ द जॉब डन, और ये जॉब क्यों की जाएगी। व्हाट क्वालिफिकेशन इज़ नीडेड। ओके हो गया। और इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की जानिब, और ये है कि व्हेन जॉब एनालिसिस इज़ परफॉर्म। जॉब एनालिसिस कब परफॉर्म किया जाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसके बाद से जॉब एनालिसिस का प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जब हमने नई जॉब क्रिएट करनी हो तो भी हमें जॉब एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि हम लोगों को अच्छे तरीके से हायर कर सकें और हमें खुद भी पता हो। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंड एंड व्हेन न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड, और उस वक्त हम करेंगे जॉब एनालिसिस। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की जानिब, और ये है कि हमारा यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। उस जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पहले हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि जब हमने रिक्रूटमेंट का यही मतलब है कि जब हमने लोगों को हायर करना है या सेलेक्ट करना है, और कंपनसेशन देने हैं, या परफॉर्मेंस अप्रेजल है, या ट्रेनिंग है, और डिस्कवरिंग अनअसाइंड ड्यूटीज़। जब जॉब एनालिसिस जो है ये हमारी हेल्प करता है कि हमें पता चले कि कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो हमने अभी असाइन की ही नहीं हैं। EEO कंप्लाइंस मीन इक्वल एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी, मतलब एक तरह की ही गाइडलाइन हम दें सबको। तो ये सारी चीज़ें आती हैं यूजेस ऑफ एनालिसिस इंफॉर्मेशन के। एनालिसिस इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस। कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जॉब एनालिसिस में। सबसे पहला तो स्टेप ये है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं किस तरह से हमने इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। देन हमारा नेक्स्ट जो आता है, इसमें हम देखते हैं कि हमें कुछ इजाफी अगर इंफॉर्मेशन उस काम से के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके बैकग्राउंड में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा बंदा जो है या किस जॉब के हवाले से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। बंदे के हवाले से तो नहीं लेनी होगी। सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू एनालाइज, मतलब कौन सा एरिया है जिसको लेकर आपने जॉब का एनालिसिस करना है। और इसके अलावा एनालाइज द जॉब बाय कलेक्टिंग डेटा ऑन जॉब एक्टिविटीज़ एंड रिव्यू एंड वेरीफाई जॉब एनालिसिस। जब हम इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेंगे तो हम उसको रिव्यू करेंगे, डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शन, और फिर इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन जो है इसको हम लोगों के सामने या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सामने पेश करेंगे। आउटकम क्या होती हैं
आउटकम इसकी यही है। ये एक पहली तो बात है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास है जनाब रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द जॉब होल्डर एक्चुअली डज। एक लिखा हुआ मुसव्वदा या एक पेज जो बताता है कि जॉब होल्डर ने क्या क्या करना है, वो हमारे पास आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई इतना स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता जॉब डिस्क्रिप्शन को लिखने का, लेकिन हमारे पास जो सेक्शन हैं जिनकी रिलेटेड मोस्टली जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो हमारे पास ये फॉलोइंग है: जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब समरी, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, अथॉरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, वर्किंग कंडीशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सेक्शन से मुतल्लिक होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की जानिब और हमारा अगला टॉपिक है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर क्या होता है: द मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन दैट अ पर्सन शुड पोजेस इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। कि कितनी क्वालिफिकेशन उस बंदे को जो है वो लाजमी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, तो वो हमारे पास आता है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। इसके बाद आता है जॉब एवेल्यूएशन। इसमें हम वर्थ ऑफ जॉब को फाइंड करते हैं। इसके साथ ख़त्म होता है ये लेक्चर और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर। हमारा लेक्चर नंबर जो 15 है ना जनाब, इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जॉब एनालिसिस की डेफिनेशन है। आपको पहले से पता है कि एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हम जानते हैं ड्यूटीज़ और नेचर ऑफ द जॉब एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल परफॉर्म दिस। इसके बाद इसके मेथड हैं। जॉब एनालिसिस के मेथड जो हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ डिफरेंट वेज़ हैं इसको कंडक्ट करने के, और आल्सो डिफरेंट इन देयर नीड्स इन द रिसोर्सेज दे हैव फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस। जिस तरह की जॉब होगी उस तरह से हम मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मेथड की जानिब। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, और इसमें हम सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की जानिब। जब हमारे पास जॉब एनालिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम देते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये है कि जॉब एनालिसिस का पहला स्टेप ये है कि एक एचआर स्पेशलिस्ट के अंदर हमारे पास जॉब एनालिसिस्ट भी हो सकता है, कंसल्टेंट भी हो सकता है, और इसके अलावा हमारे पास एचआर स्पेशलिस्ट भी हो सकता है। एक तो हो गया एचआर स्पेशलिस्ट और एक वर्कर सुपरवाइज़र, ये इकट्ठे बैठते हैं और जॉब एनालिसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे से तबादले ख्याल करते हैं। ये कलेक्ट की जाती है मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ से या थोड़े बहुत जो एम्प्लॉय हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के। हर डिपार्टमेंट्स में से आप एम्प्लॉयज़ को ले लेते हो और उनसे आप इंफॉर्मेशन को लेते हो यूजिंग इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनरीज, ठीक है। और फिर ये जो डाटा होता है इसको हम एवरेज करते हैं और इसके बाद हम तजिया करते हैं कि किस तरह से काम हो रहे हैं और ये जो स्पेसिफिक काम है इसको किस तरह के लोगों ने करना था, ये जो कर रहे हैं वही ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। देन हमारे पास आता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मैनेजर यूज़ टू कलेक्ट जॉब एनालिसिस। अब जो मैनेजर है वो 3 तरह के इंटरव्यू करता है, मतलब किन किन लोगों से करता है, इंडिविजुअल से करता है और ग्रुप से करता है और इसके अलावा सुपरवाइज़र से करता है। अब हम चलते हैं कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें कौन कौन से लोग आते हैं, हमारे ग्रुप में कौन लोग आते हैं और हमारे सुपरवाइज़र में। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि इंडिविजुअल से वो इसलिए लेता है टू गेट द एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव ऑन द जॉब्स एंड ड्यूटीज़, कि उसका नुक्ता नज़र उस जॉब के हवाले से काम करने वाले का क्या है और उस ग्रुप का क्या है जो ये काम कर रहा है, और उस सुपरवाइज़र का क्या है जो ड्यूटीज़ को असाइन कर रहा है या उनकी निगरानी कर रहा है। इसका बेनिफिट क्या है इंटरव्यू का कि ये एक क्विक और सिंपल मेथड है
जिसकी ज़रिए से हम जान सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ किस तरह से परफॉर्म होनी चाहिए या जो हो रही हैं वो सही हैं या नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद है इंटरव्यू की गाइडलाइन। द जॉब एनालिसिस, द फॉलोइंग आर द इंटरव्यू गाइडलाइंस। तो ये जो इंटरव्यू की गाइडलाइंस हैं ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। द जॉब एनालिसिस्ट एंड सुपरवाइजर शुड आइडेंटिफाई वर्कर who know the job best and should be objective। जॉब एनालिसिस्ट इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि कौन से अफराद हैं जो सही तरह से उस जॉब को जान रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं, और इसके बाद वो इस्टेब्लिश करता है एक रिपोर्ट को और उसके ज़रिए से वो इंटरव्यू करता है विद इंटरव्यू। मतलब जब वो इंटरव्यू कर रहा होता है तो वो साथ साथ एक रिपोर्ट भी बना लेता है। इसके बाद है फॉलो अ स्ट्रक्चर गाइड और चेकलिस्ट, और इसके अलावा एज अ वर्कर टू लिस्ट ड्यूटीज़ इन ऑर्डर टू ऑफ इम्पोर्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस एंड रिव्यू एंड वेरीफाई द डाटा। बस ये सारी गाइडलाइन है, इसलिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लेनी है। इसके बाद आती हैं हमारी क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज हमारे पास दो तरह की होती हैं, रिमेंबर, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके अलावा ये भी एक क्विक मेथड है और एफिशिएंट मेथड है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू का ही एक तरीका है क्वेश्चनरी का भी। इसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन। इसमें आपने जहन में रखना है कि ऑब्जर्वेशन में हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है और उसके साथ ही हम सारा कुछ उस ऑब्जर्वेबल फिज़िकल एक्टिविटी के हवाले से लिखते जाते हैं। और इसमें ये है कि एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं तो उसमें रीएक्टिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है कि जब हमने दोबारा उस तरह का काम करवाना है तो लोगों की नेचर, हाँ वो वही बंदे हों, उनकी चेंज हो जाती है। तो अच्छी कोशिश ये होती है कि जब आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो साथ साथ इंटरव्यू भी कर लो, बजाय इसके कि सिर्फ आप ऑब्ज़र्व करते रहो और इंटरव्यू बाद में करो और फिर वही एक्टिविटी करवाओ और फिर इंटरव्यू करो, तो वो डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक और ये है पार्टिसिपेंट डायरी लॉग्स। द एम्प्लॉय रिकॉर्ड एवरी एक्टिविटी ही और शी इज़ engaged in a diary or log analog